हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th की साइंस की, और जैसा कि चैप्टर 2 हमारा यहाँ पर चल रहा है तो उसे आगे कंटिन्यू करेंगे। क्या क्या पढ़ लिया था? अम्लों के बारे में पढ़ लिया है, क्षार के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया है, यानी एसिड और बेस आपका कंप्लीट हो चुका है। सॉल्ट के बारे में हमने लास्ट सेशन से पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें हमने एक दो कॉमन सॉल्ट के बारे में भी बात की थी। ठीक है, तो आज के सेशन में आगे कंटिन्यू करते हैं। एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि क्या क्या अभी तक चैप्टर में आप लोग पढ़ चुके हैं। ओके, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सेकंड चैप्टर की बात कर रहे हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट, यानी अम्ल क्षार और लवण क्या होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। अम्ल वही जो स्वाद में खट्टा है, डिसोसिएशन पर H+ आयन दे रहा है, पीएच में 7 से कम जिसका मान है, और क्या कर रहा है, नीले लिटमस को लाल कर रहा है, और लाल लिटमस में इसका कोई प्रभाव नहीं है। ठीक है, प्रबल और दुर्बल दो प्रकार के हमने देखे, यानी स्ट्रॉन्ग और एसिड आपका वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट, यानी कि प्रबल अम्ल आपके दो प्रकार के हो जाएंगे, सांद्र और तनु अम्ल। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स की बात की है, यानी कि रासायनिक गुणों की बात की अम्ल, जहां पर आपने एक बार धातु से अभिक्रिया कराई तो क्या बना था, धातु का ही एक लवण बना, यानी सॉल्ट, और साथ में आपका हाइड्रोजन गैस निकली। ठीक है, फर्दर आपने फिर अम्ल को किससे, आपके कार्बोनेट से या मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे आप बाई कार्बोनेट कहते हैं, उससे रिएक्ट करवाया तो आपको क्या मिल रहा था, सॉल्ट मिल रहा था H2O। और क्योंकि कार्बोनेट ग्रुप है तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड भी आपकी अलग हो रही है। मेटेलिक ऑक्साइड यानी धातु के ऑक्साइड से आपने अभिक्रिया करवाई तो सॉल्ट और वाटर बनता है। मेटेलिक ऑक्साइड का आपका नेचर कैसा था बच्चे, बेसिक नेचर था, तो इनडायरेक्टली आप बोलते हैं एसिड बेस से रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट और वाटर बनता है। यही आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी होती है, जहां पर आप क्या कहते हैं, एसिड आपका बेस से रिएक्ट करेगा, यानी अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा, लवण और जल बनेगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया ये है। इसके बाद हमने बेस यानी कि क्षार की बात की, तो क्षार क्या है आपका, जिसका स्वाद कसैला है, कड़वा है या तीखा स्वाद जिसका होता है। डिसोसिएशन पर OH नेगेटिव आयन जब निकलेगा जिस भी सब्सटेंस है, यानी कि वहां पर कोई ना कोई क्षार आपका उपस्थित हो सकता है। इसके अतिरिक्त पीएच पर ये किस प्रकार से प्रभाव डालता है, 7 से ऊपर इसका पीएच मान आता है, और लिटमस में ये लाल लिटमस को नीला कर देता है, जबकि नीले लिटमस पे ये किसी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं डालता है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, जिसमें नॉन मेटल के ऑक्साइड के साथ हमने किसी बेस की रिएक्शन कराई तो वहां पर क्या बन रहा था, आपका सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं, समझ रहे हैं, यानी एक बेस जो है किसी एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट और वाटर बनेगा, आपको पता ही है। ठीक है, फिर आपने क्या कहा, रिएक्शन विद एसिड, यानी अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे किसी भी क्षार की तो वही उदासीनीकरण अभिक्रिया जो है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसे कह रहे हैं, जहां पर लवण और जल बन रहा है, यानी अम्ल और क्षार आपस में उदासीन हो रहे हैं अभिक्रिया करके। ओके, एग्जांपल्स देखे थे हमने एसिड्स के सोर्सेज, जैसे एप्पल है, एप्पल में आपका कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, मैलिक एसिड होता है। लेमन हो गया सिट्रिक एसिड, टमाटो की बात करते हैं आप लोग तो ऑक्सैलिक एसिड उसमें होता है। विनेगर, सिरका भी जिसे कहा जाता है, उसमें एसिटिक एसिड होता है। कर्ड या जितने भी आपके डेयरी प्रोडक्ट होते हैं दूध से बने हुए, उनमें सभी में लगभग लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। स्टमक जूसेस जो होते हैं, यानी जब हमारा बॉडी जो है फूड को डाइजेस्ट करता है तो स्टमक में एक प्रकार का जूस सिक्रीट होता है, ठीक है, एसिड बनता है, तो वो कौन सा होता है आपका HCl भी जिसे आप कहते हैं, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, एंट और बी, आपको पता है चींटी जब भी काटती है या मधुमक्खी कभी काटती है तो क्या हो जाता है, जहां पर वो काटेगी वहां पर रेडनेस आ जाती है, साथ में एलर्जी होती है या स्वेलिंग हो जाएगी। वो किसके कारण हो रहा है, वो एक एसिड के कारण हो रहा है। ठीक है ना, तो जो आपकी एंट होती है यानी कि चींटी जिसे आप बोलते हैं, बी मधुमक्खी जो होगी, उनका जो स्टिंग होता है या आप क्या बोलते हो, जो उनका डंक होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है बच्चे, एसिड होता है, अम्ल, फॉर्मिक एसिड उसे कहा जाता है। वही वो क्या करती है, जब वो काटती है तो वो स्किन में डंक को अपना इंजेक्ट करती है, तो डंक के साथ साथ उसका एसिड वो इंजेक्ट करेगी, यानी त्वचा के अंदर वो क्या कर देगी, अम्ल को वहां पर छोड़ देगी। और अम्ल का ही प्रभाव है कि क्या होता है, अम्ल क्या करता है, सरफेस को खराब कर देता है, किसी भी सरफेस,
आपने पढ़ा होगा जैसे एसिड कहीं पर गिरता है तो एसिड उस चीज को खराब कर देता है। कभी अगर गलती से स्किन में एसिड गिर गया तो वहां पर खराब हो जाती है स्किन, जल जाती है जैसे कि ना। तो उसी प्रकार से फॉर्मिक एसिड के प्रभाव से भी हमें क्या देखने को मिलता है कि चींटी काट रही है तो एसिड को हमारे त्वचा में छोड़ रही है, जिसके कारण से वो रेडनेस आ रही है, स्वेलिंग आ रही है, या आपको इचिंग वहां पर हो रहा है। तो ये सब क्या है, यहाँ पर हमने देखा कि सोर्सेस क्या क्या है, कहाँ कहाँ कौन कौन सा अम्ल उपस्थित है। ठीक है, इसके अतिरिक्त लवण हमने पढ़े थे। तो लवण क्या है, आपने बोला मैम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अम्ल और क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया है जहां पर जल बन रहा है और जल के अतिरिक्त एक और आपका उत्पाद बन रहा है, वही क्या है, वही लवण है। जैसे हमने NaOH जो कि एक बेस है यानी कि क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसकी अभिक्रिया HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि एक अम्ल है उससे कराई। तो क्षार की अभिक्रिया अम्ल से हो रही है, NaCl और H2O बन रहा है। तो H2O के अतिरिक्त यानी वाटर के अतिरिक्त जो आपका बन रहा है वो क्या बन रहा है, NaCl। तो वही क्या होगा, वही सॉल्ट यानी कि आपका लवण होगा। गुण क्या होंगे, तो जब भी लवण आएगा तो लवण यानी कि जैसे नमक की आप बात लोग करते हैं, ठीक है, तो नमक का स्वाद कैसा होता है, नमकीन। तो मोस्टली जो आपके सॉल्ट होते हैं सबका टेस्ट कैसा होगा बच्चे, सॉल्टी होगा। सॉल्टी यानी कि नमकीन उनका स्वाद होने वाला है। यहीं पर लवणों का जो pH होता है वो 7 से कम भी हो सकता है, 7 से अधिक भी हो सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि किस प्रकार का आप क्षार ले रहे हो और किस प्रकार का आप अम्ल ले रहे हो। जैसे कि हमें लास्ट सेशन में सुल्तानपुर से योगिता ने भी बताया था जब हम इसको पढ़ रहे थे कि मैम अगर प्रबल अम्ल लिया जाएगा और दुर्बल क्षार से उसकी अभिक्रिया होगी तो उसका pH 7 से कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लवण जो बनने वाला होगा वो अम्लीय प्रकृति का होगा। समझ रहे हैं। वहीं पर जब आप क्षारीय प्रकृति के लवण की बात करते हैं तो उसमें क्या हो रहा था बच्चे, वहां पर क्षार आपने प्रबल लिया था और जो अम्ल था आपका वो कैसे लिया आपने, दुर्बल। तो इसलिए बनने वाला जो सॉल्ट होगा वो क्षारीय प्रकृति का होगा और उसका pH जो है वो 7 से अधिक हो जाएगा। क्लियर है, इतना हमने पढ़ा था। इसके बाद कॉमन सॉल्ट यानी साधारण जो लवण है वो कौन कौन से हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से हैं जहाँ केमिकल फॉर्मूला पूछ सकते हैं या किसी सॉल्ट का आपका उसका प्रिपरेशन मेथड पूछ सकते हैं यानी बनाया कैसे जा रहा है उसको। इसके अतिरिक्त उसका यूज पूछ सकते हैं यानी कि वो कहाँ उपयोग में आ रहा है। ठीक है, NaOH कॉस्टिक सोडा भी जिसे कहा जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, आप लेते हो सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड साधारण नमक भी जिसे कहा जाता है या टेबल सॉल्ट जो घरों में यूज होता है वो NaCl ही है नॉर्मली। तो वो NaCl का एक्वस सॉल्यूशन, एक्वा वर्ड वाटर के लिए आता है। ठीक है, तो यानी आपने पानी के साथ उसका सॉल्यूशन जलीय विलयन बनाया है, उसमें क्या किया जाता है, उसमें करंट को पास कराया जाता है यानी विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाएगा, जिसके बाद क्या हो जाता है आपका NaOH अलग हो जाएगा, Cl2 अलग हो जाएगी और हाइड्रोजन अलग हो जाएगी। तो NaOH यहाँ पर बन गया, यही हमें बनवाना था, यही बनाना था। तो सामान्य लवण जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा के बारे में हमने पढ़ लिया था। यूजेस हमने इसके देखे कि इसका कागज उद्योग में, साबुन उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा धातुओं से ग्रीस हटाने में इसका उपयोग होता है। विरंजक चूर्ण के एक निर्माण की एक विधि है जहां पर इसका प्रयोग होता है और विभिन्न प्रकार के औषधियों के निर्माण में भी NaOH के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, लास्ट सेशन में हमने ब्लीचिंग पाउडर स्टार्ट किया था, इसी को आगे पढ़ेंगे। तो ब्लीचिंग पाउडर, यहाँ तक आपका रिवीजन था बच्चों पूरा, इतना हम पढ़ चुके हैं चैप्टर में। ब्लीचिंग पाउडर सभी बच्चों ने लगभग देखा होगा क्योंकि बहुत कॉमन है, घरों में वॉशिंग वगैरह के लिए भी यूज में आता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है CaOCl2। ठीक है, यानी कि Ca का मतलब क्या है, कैल्शियम। ओके, तो एक कैल्शियम का परमाणु है, O का मतलब है ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का परमाणु है, Cl2 यानी क्लोरीन के कितने परमाणु है बच्चे, 2 परमाणु है। ठीक है, इसका केमिकल नेम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। क्लियर है, क्या नाम है इसका, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। मेथड ऑफ प्रिपरेशन यानी बनाया किस प्रकार जाएगा ब्लीचिंग पाउडर, तो बनाया किस प्रकार जाता है, व्हेन क्लोरीन गैस इज पास्ड ओवर स्लेक्ड लाइन। ठीक है, स्लेक्ड लाइन के ऊपर जब क्लोरीन गैस को प्रवाहित किया जाएगा या पास कराया जाएगा तो आपका ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ठीक है, तो स्लेक्ड लाइन क्या है, जिसको आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हो, CaOH का होल्ड ऑयल, उसके साथ Cl2 की रिएक्शन हो रही है जैसे कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा है। तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड है आपका, जिसको स्लेक्ड लाइन भी कह रहे हैं, इसके ऊपर क्लोरीन को क्या किया जा रहा है, प्रवाहित कराया जा रहा है या पास कराया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप आपका क्या बन रहा है, CaOCl2, यही आपका ब्लीचिंग पाउडर है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ओके, और साथ में क्या बन रहा है, H2। तो यही हमें बनाना था, ये बन गया। ठीक है, तो यही मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। ओके, चलिए
नोट करेंगे जल्दी से। चलिए, तो CaOCl2 केमिकल फॉर्मूला है, यानी कि रासायनिक सूत्र भी जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो बच्चे एक नंबर में पूछ सकता है आपको कि विरंजक चूर्ण जो होता है उसका रासायनिक सूत्र लिखिए और रासायनिक नाम लिखिए। तो रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? CaOCl2। रासायनिक नाम क्या हो जाएगा बच्चे? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ओके, ये हो जाएगा, तो ये आप लिख लेंगे। बनाने की विधि भी पूछ सकता है कि बनाने की विधि बताइए, लॉन्ग आंसर में भी पूछ सकते हैं। तो जब बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है, क्लोरीन गैस को प्रवाहित किया जाता है तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, ठीक है। और आपका स्लेक लाइम या बुझा हुआ चूना जिसको आप क्या कहते हैं, यहाँ पर आप लिख लेंगे बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, और ये क्या है आपका बच्चे? ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। जनरली जब मैंने आपको इक्वेशंस लिखनी भी सिखाई थी तो मैं आपको बताया भी था आपको कि जब आप इक्वेशन लिखते हैं, कोई भी रासायनिक समीकरण लिखते हैं, तो वहां पर जो भी आप केमिकल फॉर्मूले लिखते हैं, क्योंकि इक्वेशन में जनरली तो उनके नीचे आप उनका नाम भी लिख लेंगे। जैसे ये आपका क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख लेंगे, इसके नीचे क्लोरीन लिख लेंगे, यहाँ पर CaOCl2 के नीचे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड लिख लेंगे, H2O के नीचे क्या लिख लेंगे? वाटर। ओके, इस प्रकार से ये आपका क्या हो गया? विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, सूत्र, रासायनिक नाम हो गया, बनाने की विधि हो गई, ठीक है। तो अगर प्रयोगशाला में बनाने के लिए कहा जाएगा तो बना लेंगे इजी से। ओके, इतना समझ आ गया? हैंड रेस करिए, समझ आ गया तो जल्दी से नोट करेंगे, फिर हम आगे। वेरी गुड, यूजेस पे आते हैं कि हमें क्या आवश्यकता है ब्लीचिंग पाउडर को बनाने की, क्यों बना रहे हैं हम उसे, ठीक है। तो कुछ ना कुछ उपयोग होगा। अब हम जितनी भी चीजें पढ़ रहे हैं, इससे पहले हमने जो जो चैप्टर में पढ़ा वो सब क्यों पढ़ रहे थे? क्योंकि उसका कुछ ना कुछ उपयोग है। हमने क्यों पढ़ा कि चींटी का जो डंक होता है उसमें एसिड है? क्यों? क्योंकि अगर चींटी हमें काटेगी तो उसके लिए हमें उपाय होना चाहिए ना हमारे पास कोई। तो उपाय कब होगा? जब हमें पता होगा कि चींटी के डंक में कौन सा एसिड है या नहीं है, या क्या चीज थी वो। तो एसिड है यानी कि अम्ल है, तो अम्ल के प्रभाव को दूर करना है। तो अम्ल का प्रभाव कौन दूर करता है? क्षार करता है, ठीक है। अब बात करते हैं यूजेस की, यानी कि उपयोग क्या क्या है, कहाँ कहाँ आपका ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण जिसे कहा जा रहा है वो उपयोग में आ रहा है, ठीक है। सो फर्स्ट है आपका ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड इन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या है? सूती वस्त्र उद्योग है आपका, ठीक है। तो कहाँ उपयोग में आता है विरंजक चूर्ण का? आपका सूती वस्त्र उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इट इज यूज फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, ठीक है। जहां कागज का निर्माण किया जाता है वहां वुड पल्प, हमें पता है कि किससे? पेड़ों से ही हम पढ़ते हैं, पेड़ों का जो वुड पल्प होता है उसी से आपका क्या निकाला जाता है? कागज बनाया जाता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि कागज को बहुत ज्यादा वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं? पेड़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं उससे, ठीक है। तो पेपर फैक्ट्रीज में भी कागज को, ये वुड पल्प को ब्लीच करने के लिए किसका उपयोग होता है? आपका विरंजन चूर्ण का, ठीक है। तो इसका उपयोग कागज की फैक्ट्रियों में लकड़ी के मज्जा के विरंजन में किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन केमिकल इंडस्ट्री, ठीक है। तो रसायन उद्योग में इसको किसकी भांति उपयोग में लाया जाता है? कैटलिस्ट की, यानी उपचायक या उत्प्रेरक आप इसे बोलते हैं, ठीक है, उत्प्रेरक के रूप में। तो उत्प्रेरक क्या होते हैं? किसी भी अभिक्रिया को आगे की डायरेक्शन में ले जाते हैं, या फिर किसी भी तरह से वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते हैं अभिक्रिया में, लेकिन अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं। तो रासायनिक उद्योगों में उत्प्रेरक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। फोर्थ है आपका ब्लीचिंग पाउडर इज यूज टू डिसइंफेक्ट वाटर, ठीक है। क्या करने के लिए? आपने सुना होगा कि पानी अगर खराब हो गया है तो उसमें जैसे क्लोरीन डालते हैं या ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं, तो उसको कीटाणु रहित करने के लिए या वहां से कीटाणुओं को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ओके,
नेक्स्ट हमारा सॉल्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका वॉशिंग सोडा जिसे कहा जाता है। वॉशिंग सोडा यानी धोने का सोडा या धावन सोडा भी जिसे कहा जाता है, ठीक है, जिसका केमिकल फॉर्मूला है आपका Na2CO3.10H2O। ये पूरा इसी का फॉर्मूला है। केमिकल नेम है सोडियम बाइकार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। डेका वर्ड यूज होता है आपका 10 के लिए, डेका, ठीक है। तो 10H2O है ना यहाँ पे, तो ये आपको ध्यान रहेगा। अगर आपको केमिकल फॉर्मूला याद है तो आप लिख लेंगे। Na2CO3 आपको पता ही है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इसका उपयोग कहाँ किया था आपने? जब आपने कहा था मैम एसिड के साथ हम किसी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट की रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। तो ये आपका वहीं पर था, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट जिसे आप कहते हैं, ओके। बाइकार्बोनेट आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, इसके लिखेंगे आप सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ओके। और क्या क्या है बच्चे? मेथड ऑफ प्रिपरेशन व्हेन सोडियम कार्बोनेट इज क्रिस्टलाइज्ड वॉशिंग सोडा इज फॉर्म, ठीक है। जब उसको क्या, सोडियम कार्बोनेट को आप क्या करोगे, क्रिस्टलाइज करोगे, तो उस क्रिस्टलाइज करने में आप क्या करो, H2O ऐड कर रहे हो उसमें, तो यानी H2O से जुड़ रही है, तो Na2CO3.10H2O हो रहा है। तो ये आपका पूरा क्या हो गया है, वॉशिंग सोडा का निर्माण हो गया है। चलिए जल्दी से लिखेंगे इसे। जब सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण किया जाता है तो आपका क्या बनता है बच्चे, धावन सोडा बनता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ओके। बनाने की विधि हो गई है। यूजेस की बात करेंगे, उपयोग कहाँ कहाँ है इसका। तो धावन सोडे का उपयोग कपड़ा धोने वाला साबुन बनाने में किया जाता है, ओके। इसका उपयोग कांच और कागज के उद्योगों में भी किया जाता है। इसके अलावा धावन सोडे का उपयोग बोरेक्स बनाने में भी किया जाता है, ओके। इसका उपयोग घरों की सफाई में भी किया जाता है। धावन सोडे का उपयोग जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में किया जाता है, ठीक है। तो जल के प्रकार पढ़ते हैं आप लोग, एक कठोर जल होता है, एक मृदु जल। तो स्थायी कठोरता जो होती है जल में, ठीक है, उसको दूर करने के लिए आपका प्रयोग किया जा रहा है किसको, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यानी कि धावन सोडा या फिर जिसे आप वॉशिंग सोडा भी कह रहे हो, ठीक है। चलिए NaOH को कैसे बना रहे थे, कोई बताएगा? मेथड ऑफ प्रिपरेशन यानी बनाने की विधि क्या थी उसको। चलिए तो ये आपके धावन सोडे को जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। धावन सोडे का उपयोग कपड़ा धोने वाले साबुन बनाने में किया जाता है, ठीक है। तो जब साबुन बनाया जाएगा तो बनाने के लिए आप धावन सोडा यानी वॉशिंग सोडा का यूज करेंगे। इसके अलावा इसका उपयोग कांच कागज के उद्योगों में भी इसका उपयोग किया जा रहा है, और साथ ही साथ कहाँ किया जा रहा है, बोरेक्स को बनाने में भी धावन सोडे का उपयोग हो रहा है, और घरों की सफाई में वॉशिंग सोडे का यूज किया जाता है, और कहाँ किया जाता है, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में भी किया जाता है, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट करेंगे इसे। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने कॉमन सॉल्ट में यानी साधारण लवणों में ब्लीचिंग पाउडर की बात की है, साथ ही साथ आपने वॉशिंग सोडा यानी कि विरंजक चूर्ण जिसे कहा जा रहा है और धावन सोडा जिसे कहा जा रहा है, इनके बारे में पढ़ा। कोई भी आपका डाउट होगा, कोई भी आपके मन में प्रश्न होगा तो आप लोग पूछ लेंगे, ओके। और आने वाले सेशन में हम कुछ और साधारण लवणों के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग एक बार घर से इसको देख कर आएंगे, ठीक है। और कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।